सर ठीक है। हाँ, भाई वीडियो हम तुम लोग बेवकूफ आदमी हो इतने बड़े। हम वीडियो लेक्चर भेजे थे कि नहीं देखे थे उस दिन सैटरडे को? यूट्यूब का लिंक अभी भी जस्ट अभी दोबारा से मैसेज फिर पोस्ट किया हूँ। उसमें सारा मैंने एक्सप्लेन उतना पढ़ लिया तो नया टॉपिक स्टार्ट होता। तो स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना उससे। लिखवाने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट कर दूँ। तो आज डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, तुम लोग को इनकम टैक्स का काम देखना है? इनकम टैक्स का काम देखना चाहोगे? रिटर्न फाइल, मजा आएगा देख के, कुछ प्रैक्टिकल का होगा। आईटीआर फाइल करने का। चलो एक आज एक कुछ दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग चीज, रिकॉर्डिंग ऑफ करो। आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ तुम लोग को। ये पढ़ा दूंगा, पढ़ाई लिखाई तो चलता रहेगा, बोर हो जाएगा आदमी। पता है कॉमर्स पढ़ाई का सबसे बड़ा बात क्या है? सबसे कॉमर्स पढ़ाई का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? यहाँ पे ना चीजें बस कागज में ही पढ़ रहे हो तुम। चाहे आर्ट्स हो, चलो आर्ट्स तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, आसपास की प्रैक्टिकल लाइफ से चल रहा है। तुम लोगों ने अभी तक कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया है? जैसे जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं, वो लोग जो सब्जेक्टिव नॉलेज गेन करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली उस चीज को चेक कर सकते हैं। कॉमर्स में ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम अगर पूरा जितना भी टाइम कॉमर्स में पढ़ लो, तुम पीजी कर लो, पोस्ट ग्रेजुएट कर लो, तुम ग्रेजुएशन कर लो, तुम 11th 12th कर लिए, इतने दिन से बैलेंस शीट देखे? कभी आज तक एक्चुअल बैलेंस शीट देखे हो? हाथ में दिखाया गया हो तुमको लाके? या स्कूल में अगर जिस स्कूल में पढ़ते हो, वो स्कूल वाले तुमको कभी दिखाए? स्कूल का तुमको क्या कहता हूँ, स्कूल एक तुम्हारा क्या कहते हैं उसका बैलेंस शीट या कुछ ऐसा कुछ भी दिखाया गया आज तक? नहीं देखे। कॉमर्स पढ़ाई में बड़ा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, रुको देखो शेयर करता हूँ। सर क्या होता है? ये दिख रहा क्या बोले सिद्धांत? क्या बोले? डीमैट अकाउंट? मतलब डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है नुकसान। डेफिसिट का मतलब होता है नुकसान, लॉस। मतलब पैसा मेरे पास पैसे थे कम, ठीक है। जैसे मान चलो कि तुमको इनकम आया 10 रुपये और खर्चे हो गए 20 रुपये, तो भाई नुकसान है तुम्हारा। ये देख पा रहे हो? ये दिख रहा है तुम लोग को रिटर्न ये कुछ स्क्रीन पे? हाँ है ना? ये सर दिख रहा है। दिखाता हूँ। देखो ये मेरे क्लाइंट का है, ठीक है। तो वो बैंक का एम्प्लॉय है, ठीक है। तो इनको देखो हर महीने टोटल 7,80,000 रुपये पैसा मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम ये मंथली सैलरी देख सकते हो, 67,000, 66 समथिंग समथिंग ऐसे। टीडीएस का नाम सुना आप लोगों ने कि पैसा कटता है, सैलरी पापा को मिलती है तो कुछ पैसा कट जाता है, ठीक है। जो जो सैलरी में हूँ उन लोगों को पता होगा बात। तो देखिए यहाँ पे टोटल साल भर का सैलरी कितना मिला? 7,80,160 रुपया। उसमें से टीडीएस कितना कटा? 49,000 रुपया, ठीक है। अब देखो कहानी यहाँ पे क्या हुआ। अब हुआ क्या है, इनका टैक्स ज्यादा कट गया है। मतलब जिनका जितना इनका टैक्स का जिम्मेदारी होता था, ठीक है, वो ज्यादा कट गया। तो भैया पैसा तो मुझे वापस चाहिए, ठीक है। देखो देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 46,392। और टैक्स कितना कट गया इन्होंने जमा कर दिया है? 49,000। ऐसा होता है, ठीक है। तो इनको यहाँ पे देखा जाए तो 24-25 सौ रुपए का क्या होगा, रिफंड मिलना चाहिए। प्रैक्टिकली तो ये होना कि ज्यादा पैसा कट गया। तो रिफंड कैसे मिलेगा? उसके लिए हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। अच्छा आपको पता है ना कि सारा बैंक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो चुका हुआ है। तो आप आज कितना कमाते हैं ना, डिपार्टमेंट को ये सारी बातें आपके बैंक अकाउंट के पास उसका डेटा होता है। मैंने ये सब कोई डेटा नहीं भरा है। ये ऑटोमेटिकली ये सारा डेटा ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है। और कितना आपने खर्च किया, कितना अर्न किया, ये डेटा अपने आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारा कैलकुलेशन अपने आप हो गया हुआ है। मैंने कुछ भी इसमें एंट्री नहीं किया। और जब इसको मैं जब रिटर्न को फाइल कर दूंगा, जब मैं सब कुछ सबमिट कर दूंगा, ठीक है,
उसके बाद डिपार्टमेंट क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, वो हमारा पैसा को क्या करेगा, रिफंड मेरे बैंक अकाउंट में लाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नियर फ्यूचर ये भी वन ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिलेगा। आप क्या करेंगे, अकाउंटेंट रहेंगे या इनकम टैक्स का काम करेंगे, जीएसटी का काम करेंगे, और बेसिकली यही सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी उसमें शामिल होंगी करने के लिए। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। एक भी लड़की ज्वाइन नहीं की है। राखी बांधते बांधते तो ऐसा लगा है जैसे कि तुम जमीन पे लौट गई हैं, मतलब इतना राखी मेहनत करना पड़ गया है। देखो सब पैसा गिन रही होंगी। हाँ वो भी हो गया। पैसा गिनते गिनते भी थूक लगाते लगाते उंगली से चमड़ी ना को हटी गई होगी पूरी। चलिए, बजट डेफिसिट। तो देखो डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट डिफिशियंसी होती है ना, डिफिशियंसी हो गई, विटामिन ए की डिफिशियंसी मतलब कमी। डेफिसिट मतलब क्या होता है, कमी हो जाना, ठीक है। तो डिफिसिट क्या होता है, जैसे अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा, चलो बेबू लोग रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है और गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा इससे पहले। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अनुभव, माइक ऑन करो अपना, माइक ऑन करो अनुभव अपना। यस सर। अब वीडियो भी ऑन कर लो, 2-3 मिनट के लिए वीडियो भी ऑन कर लो, अपना शकल दिखाओ। ऑन कीजिए जल्दी से अनुभव। सर वीडियो भी ऑन, इंटरनेट इशू आ रहा है। हम समझ रहे थे, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ये बताओ, बजटेड जो रिसिप्ट है, ठीक है, कितने टाइप का होता है, पहले ये बताओ। बजटेड रिसिप्ट बजटेड कितने टाइप की रिसिप्ट होती है? हाँ सर 2 टाइप, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। अब ये बताओ कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में हिंदी में समझा के बोलना, अगर समझे तो, इंग्लिश में नहीं आ जाता चाहिए। सर डिफरेंस, हाँ बताओ। सर रेवेन्यू मतलब हुआ कि हाँ क्या मतलब हुआ, जो लिखा हुआ उसको समझा नहीं पा रहे हो पर देख के भी। नहीं सर, अगर इंग्लिश में पूछूंगा डिफाइन कर दो, तुरंत डिफाइन कर दोगे, समझा क्यों नहीं पा रहे हो। अनुभव, यार तुम पहले इतने यस नॉइज सर। की जगह पे क्यों हो, पढ़ाई लिखाई इतने नॉइज में हो पाता है क्या। घर में बोलो कि यार कि पढ़ाई लिखाई चल रहा है अभी, अब थोड़ा सा शांति रहने दो, या तुम किसी शांति से कॉर्नर में बैठो जाके और आंसर दो क्वेश्चन का। सर एक मिनट सर, नीचे में सब बच्चा लोग सब खेल रहा था ना, इसलिए बहुत आवाज आ रहा था। अब छत पे आ गया। अब मुझे बताओ कि अब पूछिए सर, पूछिए क्या। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था और कैपिटल रिसिप्ट क्या था। तुम वीडियो ऑन करो अनुभव, क्योंकि तुम देख के बता रहे हो क्या करो, मुझे कैसे पता चलेगा। तुम अभी वीडियो ऑन करो, अटक जाए कोई बात नहीं, तुम ऑन करो, देखेंगे। सर गंजी पहने कोई दिक्कत नहीं ना। तुम बस मुंह दिखाना, गंजी मत दिखाना अपना, ठीक। कैमरा सर मत ऊपर देखिए कर लेना। वीडियो सर, छत छत ठीक, मत देखिए वीडियो। ठीक है, आंसर दो, क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। ये बताओ, गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी और उसे कंपेयर में रेवेन्यू कम करे तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या चीज का फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, दे सकते हो आंसर। तो गवर्नमेंट लॉस में जाएगा जब वो कैपिटल अपना लगाएगा तो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में पूछ रहा हूँ, लॉस प्रॉफिट कब निकालोगे, जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का कंपेयर करोगे तब ना तुम लॉस कहोगा। मैं यहाँ क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है और रेवेन्यू, दो एक्सपेंडिचर हम पढ़े हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से क्या होता है ये बताओ। आज रहने दो, आज टेस्ट इसी चैप्टर का टेस्ट होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ करो, एक एक करके सबसे पूछूंगा। बताइए, गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करे तो इसका क्या मतलब होगा। कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, 2-3 का नाम बताओ हमको जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। गवर्नमेंट कौन कौन सा खर्चे गवर्नमेंट करेगी, तो वो आगे उसका एग्जांपल दो मुझे।
नहीं पता तो बोलो नहीं पता, टाइम पास मत करो हम बैठा के, सर और भी स्टूडेंट लोग। सर नहीं नहीं पता, सर, नहीं पता सर। मार के जूता तुमको सही करेंगे। तो मम्मी से बात करता हूँ, चलो माइक ऑफ करो अपना, आज तुम्हारा क्लास लगेगा अच्छे से। रितेश आप माइक ऑन करो। रितेश जी माइक ऑन कीजिए अपना। रितेश माइक ऑन करो। कहीं चला गया क्या? चलो यस सर। ठीक। हाँ अब ये बताओ, तुम पहले ये समझाओ कि कैप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था। सर उसमें लायबिलिटी और इसका असेट्स का सर कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। नहीं ठीक है, और एग्जांपल देकर समझाओ उसमें हमको एग्जांपल देकर समझाओ। जैसे गवर्नमेंट मान सर के चलो कि खर्चा, मैंने एग्जांपल भी दिया था क्लास में। कौन सा सर खर्चा से मतलब खर्चा हो गया लेकिन एसेट लायबिलिटी नहीं बढ़ेगा, एग्जांपल दो। सर जैसे कि सर हम लोग कोई टैक्स वैक्स देते हैं, कलेक्शन करते हैं। अच्छा वो खर्चा है कि वो रिसिप्ट है? तो उसी में सर खर्चा टैक्स वाला पॉइंट तो तुम्हारा रिसिप्ट में आया था, एक्सपेंडिचर में तो नहीं आया था। वो तो रिसिप्ट टैक्स तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, वो खर्चा कैसे है? नहीं सर, गवर्नमेंट सर मान लीजिए अगर सर किसी को पैसा वैसा दे रहा है ठीक है, उधार दे तो रहा है। उसमें सर, हाँ तो उसमें सर कोई मतलब ज्यादा नहीं गवर्नमेंट फर्क को उधार पड़ेगा। दे रही है, स्टेट नहीं, ज्यादा फर्क कैसे नहीं पड़ेगा। लोन गिवन बाय टू तुम्हारा क्या कहते हैं, ये तो तुम लेकिन उसमें जा रहे हो यार, रिसिप्ट में। लोन रिसिप्ट में कि गवर्नमेंट किसी को उधार देती है, लोन गिवन बाय सेंट्रल बैंक टू स्टेट बैंक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वहां पर तो तुम्हारा रिसिप्ट में जा रहा है। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर खर्च करिए, पैसा खर्च करिए। गवर्नमेंट गवर्नमेंट पैसा किन किन चीजों में खर्च करती है बताओ। सर अपने डेवलपमेंट आप में तो सर, या फिर सर डेवलप किसी चीज का सर डेवलपमेंट करना हो उसमें सर, या फिर बजट आता है सर उसमें कलेक्शन करके खर्च करती है सर। ठीक है, किसी चीज का डेवलपमेंट करने में खर्च करती है। क्या डेवलपमेंट गवर्नमेंट इधर की है? अपने आसपास देखिए कुछ डेवलपमेंट इधर। आसपास में क्या सर, रोड वोड बनती है जैसे सर अब उसमें, या हाँ, फिर रोड बनने से गवर्नमेंट का एसेट और लायबिलिटी चेंज हो जाता है, नहीं। तो ये कौन सा खर्चा होगा? रेवेन्यू होगा ना। वो बात, यस सर। चलो ठीक है, समझ तुम लोग बहुत पढ़े हो, माइक ऑफ करो तुम लोग। पर तुम भी सही से पढ़े नहीं हो चैप्टर रितेश, ठीक है? तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तुम नहीं पढ़ा सही से। सिद्धांत तुम माइक ऑन करो। यस सर। आप आंसर समझाओ मुझे, सेम क्वेश्चन है आपका और मुझे एग्जांपल के साथ समझाओ। सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सर कोई भी मतलब एसेट या लायबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता है सर। ठीक है, एग्जांपल जैसे सर कुछ एग्जांपल बन दो। गया, डिफेंस वगैरह का सामान खरीद रहा चाहे और कुछ बन गया अच्छा अच्छा अच्छा, वैक्सीन गवर्नमेंट। वैक्सीन वैक्सीन जो गवर्नमेंट टीका फ्री में लगवा रही है, खर्चा कर रही है, यस सर। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू या कैपिटल? सर रिवेन्यू है। रेवेन्यू है, ठीक है। रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से इसका मतलब गवर्नमेंट का एसेट लायबिलिटी नहीं बढ़ता है, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती क्यों है, उससे फायदा क्या होता है? ऑब्वियस बात है, सर गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो बेनिफिट, गवर्नमेंट हम नुकसान तो नहीं करेगी अपना। गुडविल गवर्नमेंट। बताओ, गुडविल वहाँ गुडविल आके क्या करेगी? तुम लोग इस चैप्टर इलेक्शन में में सब ठीक रहेगा सब सर। घपला घोटाला किया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तुम लोग कोई भी बच्चा गवर्नमेंट बजट को सीरियसली नहीं पढ़ा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बताया था, उससे वेलफेयर करने के लिए करती है, लोगों का वेलफेयर यस होता है। जैसे फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है, याद रखना। गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया था, तुम लोग तो वीडियो भी नहीं देखे हो, मैंने बताया था कि गवर्नमेंट दो तरीके के बजट बनाती है, बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट। तो जानबूझे गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को ज्यादा रखती है। क्यों? डेवलपिंग कंट्री में इस तरीके के बजट इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे तो लोगों का वेलफेयर का जरूरत है ना। गवर्नमेंट, जैसे एक बात बताओ, अभी जब अब बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है? सही में कोचिंग में रहते तभी तो बहुत मारता है तुम लोगों में। तो देखिए, ध्यान से समझो, फिर से बता रहा हूँ। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट खर्च करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का एक ही, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का एक ही इंटेंशन रखती है कि भाई मेरे एसेट और लायबिलिटी बढ़े, ठीक है। जैसे देखो गवर्नमेंट अगर किसी को उधार देगी तो इससे क्या होगा, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया तो गवर्नमेंट का क्या हुआ, डेटर बढ़ गया, मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। समझ आए बात। जैसे मान के चले कि बिहार है, बिहार में गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ उसको लोन चाहिए था, कुछ बाढ़ उड़ आ गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है हम तुमको लोन दे देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया। अब इसे लोन देने से क्या होता है, आप जानते हैं कि जब कोई किसी को हम उधार पे सामान देते हैं उनसे हमारे क्या बढ़ते हैं, डेटर्स, ठीक है। उससे हमारा डेटर बढ़ता है तो ये वो तुम्हारा एसेट्स बढ़ गया, ठीक है। और जब तुम्हारा वो लोन वापस पेमेंट कर दिया स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इनसे क्या हुआ, उसका डेटर क्या हुआ, घट गया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, ठीक है, ये क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि पैसा लौटाना है आपको, ठीक है। गवर्नमेंट खर्चा की तुमको स्पेस में, एजेंसी में सैटेलाइट लॉन्च किया गया, रॉक सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट मार्स मिशन पे, ठीक है। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ रहे हैं, नया हथियार डेवलप किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप किया गया, नया वेपन्स डेवलप किए गए, ये सब क्या है, एसेट्स है। जैसे गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा हम लोग अपना खुद का फाइटर प्लेन बना रहे हैं, तेजस, डेवलपमेंट किया, एसेट बढ़ गया गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट अभी कोरोना के टाइम पे गरीबों को साल भर का राशन फ्री में कर दिया, ठीक है, आप फ्री में सरकारी केंद्र से खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट ने खर्चा तो किया, लेकिन ये खर्चा कैसा, ऐसा गवर्नमेंट का एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना इसके एसेट बढ़े ना लायबिलिटी घट रही है, तो ये कौन सा खर्चा है, ये रेवेन्यू है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा खर्चा करती है, ठीक है, रेवेन्यू ज्यादा करती है, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर पर करने, देखो गवर्नमेंट का दो ही काम है, गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठी है यहाँ पे, गवर्नमेंट का काम है कि हम अपने जो, और ये किसका, ये डेमोक्रेटिक कंट्री का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डेमोक्रेसी है वहां जहाँ पे लोग अपने गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करते हैं, यहाँ पे तानाशाही या डिक्टेटरशिप नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है लोगों का बेनिफिट करना, लोगों का हेल्प डेवलपमेंट में हेल्प करना, ठीक है। तो ये क्यों गवर्नमेंट कर रही है, ताकि वेलफेयर हो लोगों का। तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बढ़ाए, अपने लायबिलिटीज को कम करे, चलेगा वो बात। लेकिन समाज में तुमको जो सोसाइटी में जो वीकर है, जो पुअर सेक्शन है भाई, उनकी भलाई के लिए भी तो कुछ खर्चे करने होंगे। फ्री में टीका लगा रही है गवर्नमेंट, फ्री में राशन दे रही है, तुमको सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी बढ़ने से गवर्नमेंट का एसेट बढ़ता है, लायबिलिटी में कोई फर्क आता है नहीं। लेकिन सब्सिडी क्यों दिया जाता है, ताकि गरीबों को सपोर्ट कर सके। तो ये इंटेंशन होता है गवर्नमेंट का, ताकि हम वेलफेयर कर सकें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछता है, गवर्नमेंट जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं ना, वहां पे अपने एक्सपेंडिचर्स को ज्यादा रखती है एज कंपेयर टू रिसिप्ट, ठीक है। वो भले पैसा उधार लेके करे, लेकिन वो वेलफेयर के लिए काम करती है। अब ये हुआ प्रॉपर आंसर। इस चैप्टर का तुम लोग रिकॉर्डिंग अनुभव तुम बिल्कुल भी नहीं ध्यान से पढ़ा, तुमको डिफिनेशन तक नहीं समझ में आ रहा था। चैप्टर का रिकॉर्डिंग तुम लिखेगा, ध्यान से पढ़ेगा उसको। यस सर। सीरियस होकर पढ़ो किसी चीज को ना, पढ़ाई में इंटरेस्ट तब आएगा जब तुम एक्चुअल में उन बातों को ना अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। एक मिनट, जब ब्लूस्टैक्स ऑन करता हूँ। इकोनॉमिक्स, चलो आगे पढ़ते हैं। तो देखो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो था तुम्हारा डेफिसिट का टॉपिक था, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर करने टाइम क्या होता है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे खर्चे ज्यादा हो गए लेकिन मुझे पैसा क्या हुआ, कम मिला। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं। देखिए बजट डेफिसिट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन बजट रिसिप्ट। तो जितना गवर्नमेंट, यार एक काम करते हैं ना यार, तुम लोग को तो ध्यान में नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरे को लग रहा है कि फंसोगे इसमें। हटो, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो बजट क्या होता है, बजट का नाम से क्या मतलब है, बजट क्या होता है, एक एस्टिमेट होता है गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट को शो करता है, ठीक है। बजट गवर्नमेंट क्यों बनाती है, बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि गवर्नमेंट बजट बना के ये बताती है कि पिछले एक साल में हमने क्या प्रोग्रेस किया है,
इस सबको अंडरलाइन कर लो बुक में अगर नहीं है तो, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो गवर्नमेंट आखिरकार बनाती क्यों है गवर्नमेंट, देखो, और ये डेट याद रख लेना कि 1 फरवरी को बजट हमेशा पेश किया जाता है। जैसे 1 फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, 21-22 साल जो हम लोग का साल चलता है ना, देखो एक साल होता है हम लोग का जनवरी से दिसंबर तक चलता है, लेकिन अकाउंटिंग में, ठीक है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नया साल स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो बजट भी किस साल, बजट का एक साल का टाइम पीरियड कब होगा, 31 मार्च से, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो गवर्नमेंट 1 फरवरी 2021 को जो बजट लाई होगी, इस बजट में किस साल का हिसाब रहा होगा, आने वाला साल, आने साल मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है, बजट जब पेश करती है, तो उसमें दो बात उस गवर्नमेंट का मेन उसमें फोकस रहता है कि आपने पिछले साल आपका परफॉर्मेंस कैसा था, पिछले साल का परफॉर्मेंस क्या था, ठीक है। जैसे ये ऐसे ही समझो, एक बात बताओ, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट को देश को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है, अनुभव तुम बताओगे, कोई और बोला तो उसको हम किक मार देंगे क्लास से। अनुभव, गवर्नमेंट को पैसा यस आता सर, कहाँ से, छाप लेती है क्या, टैक्स से, टैक्स से सर। टैक्स, ठीक है। टैक्स कितने टाइप के होते हैं, अब ये तो नहीं पता सर। मार जूता तुमको सही करेंगे, पढ़ाई नहीं थे लास्ट क्लास में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओ सर भूल गए थे, हाँ सर सही। हाँ अब ये बताओ, याद आ गया तो अब दोनों का डिफरेंस क्या है, ये अभी ये बताओ हमको, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंस क्या है, जल्दी बताओ अनुभव, याद आ गया ना अब, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या है। सर डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में होता है, इट इज द टैक्स विच इज फाइनली देख के पेड बोला, बाय द तेज बन रहा है, पर्सन ऑन। अब तुम आप मम्मी को आज कॉल करेंगे, देखो नंबर है ना, अब तुम पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे बोलेंगे आज। चलिए देखो, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस पर्सन के ऊपर में लगा उसी के नाम से वो पे हो जाता, पे करना पड़ता है। वो पर्सन, जैसे मान के चलो कि आपके पापा जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपके पापा कमा रहे हैं तो उनको डायरेक्ट टैक्स देना होगा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होगा कि चूंकि आपके पापा, आप जैसे अभी मैं आप लोग तुम लोग को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल दिखा रहा था, ठीक है, तो वो जिस आदमी के नाम से इनकम टैक्स का पैसा ड्यू हो गया, जिस नाम से उनके पैसा, उनकी लायबिलिटी बन गई, अब उन्हीं को ही पे करना होगा, उनके बदले में उनके बच्चे, उनके वाइफ, उनके पापा मम्मी कोई नहीं पे कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं के नाम से उनकी जिम्मेदारी होगी। मतलब इसमें जो टैक्स का बर्डन होता है, टैक्स की लायबिलिटी होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। और वही इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसमें टैक्स की लायबिलिटी जो होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या होती है, ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे तुम अगर दुकान पे फोन लेने जाते हो तो फोन में वो जीएसटी की कीमत ऐड करता है, जबकि ये टैक्स उस दुकानदार को पे करना है, लेकिन उसने क्या किया, उस टैक्स का पैसा आपसे कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये पैसा क्या कहलाएगा, यही चीज कहलाएगा तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो देखिए, तो गवर्नमेंट को जो मेन सोर्स है वो है तुम्हारा टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो ये बताती है कि भैया हमको आम आदमी ने पैसा दिया, जैसे आपके पापा ने पैसा दिया, उसने बेटा तुमने पैसा मैंने तुम्हें दिया था, अनुभव तुमको रसीद नहीं मिला है क्या 2000 का, सर बोले कल देंगे। ठीक है। तो जैसे पापा ने पैसा दिया, तो भाई तुमने पैसा का क्या किया, कहाँ खर्च किया, कहाँ उड़ा दिया, गवर्नमेंट को इसलिए हिसाब देना पड़ता है। तो जो गवर्नमेंट बजट बनाती है तो गवर्नमेंट को ये आम जनता को बताना पड़ता है कि भैया पिछले साल हम लोग को टोटल इतना पैसा मिला, उसमें से हम लोगों ने यहाँ खर्चा किया, यहाँ से हमको सोर्सेज थे, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, इस साल हमको अगर पैसा मिलेगा तो हम उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, कैसे कैसे खर्च करेंगे, इसका हम लोग प्लान बनाए हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारा बजट बनाने का। तो यही है, बजट बनाता है तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, परफॉर्मेंस पिछले एक साल का बताती है और आने वाले एक साल का क्या वो प्लान की हुई है, ये बजट के लिए बनाने का मेन इंटेंशन होता है, ठीक है। बजटरी पॉलिसी किसको कहते हैं, गवर्नमेंट, द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, सिद्धांत, मॉनेटरी पॉलिसी कहां पढ़े हम लोग, सिद्धांत आंसर दो, क्योंकि बाकी तो हमको लगने कोई आंसर दे पाएगा। सिद्धांत, मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग पढ़े कहीं पे, फटाफट आंसर दो। सर पढ़े हैं सर, शायद कहीं बैंकिंग में पढ़े। हाँ, याद रखना, पॉलिसी जो होती है ना दो बनाती हैं, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होती है, वो अपनी पॉलिसी खुद की बनाएगी, और एक गवर्नमेंट खुद बनाएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए पॉलिसी को क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। लिख लो इसको कहीं पे, बुक में हेडिंग में कहीं पे लिख लो, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, ठीक है, वो कहलाता है फिस्कल पॉलिसी, और जो सेंट्रल बैंक बनाती है, आरबीआई बनाती है, वो कहलाता है मॉनेटरी पॉलिसी।
ठीक है। तो गवर्नमेंट जैसे महंगाई और मंदी का सिचुएशन है ना, उसको गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, लेकिन गवर्नमेंट तो पैसा सप्लाई करती है नहीं, तो वो पैसे को सप्लाई को तो कंट्रोल नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट कैसे करती है? अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा के घटा के, अपने रिसिप्ट को बढ़ा के घटा के गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। तो ये पॉलिसी कराएगा फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। जो जो पॉलिसी तुम्हारा आरबीआई सेंट्रल बैंक बनाएगा क्या कहलाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखो, तो बजट के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एस्पेक्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे था कि बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव, ये क्लास के रिकॉर्डिंग में मैंने दे दिया हुआ, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आगे आ जाओ मेन इस पे। तो बजट बनाने में आपको पता है दो साइड होते हैं बजट के, एक लेफ्ट और एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड वाले को रिसिप्ट बोलते हैं, राइट वाले को एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्या कहते हैं वो अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर में बनाया है? एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, एनपीओ पढ़ा है, उसमें बनाया है ना एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, उसी तरीके से। सर तो एनपीओ नहीं बजट हुआ है। रिसिप्ट, अच्छा नहीं हुआ है, ओके। अभी क्या क्या हो गया टॉपिक अकाउंट्स में? सर पार्टनरशिप हो बुक गया 1 पूरा? एनपीओ को छोड़ के बाकी सब कंप्लीट है, तो बुक 2 का फर्स्ट और थर्ड चैप्टर। चलो ठीक है। तो देखिए रिसिप्ट क्या होता है? बजट रिसिप्ट का मतलब वही करें कि भैया हमको बजट रिसिप्ट का क्या होगा कि भैया टोटल रिसिप्ट हमको जो मिलेगी वही कहलाएगा बजट रिसिप्ट। कोई पूछेगा सिर्फ बजट रिसिप्ट क्या है, तो वहां पर आप ये नहीं बोलोगे कि एसेट लायबिलिटी, यहाँ पे वो बात नहीं है। वो बात तब होगी जब आपसे रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट स्पेसिफिकली पूछेगा, तब बोलोगे कि रेवेन्यू से एसेट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं आता है, कैपिटल से फर्क पड़ता है। अगर सिंपली एक लाइन में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई बजट रिसिप्ट क्या है, तो बजट रिसिप्ट मतलब तुम ये बोलोगे ये वो पैसा है, ठीक है, वो रिसिप्ट है जो पैसा तो आता है टोटल, जो गवर्नमेंट को जितना पैसा कहीं से भी आ गया, चाहे वो जैसे आया हो, उस सारा पैसा बजट रिसिप्ट क्या है? टोटल रिसिप्ट को बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो जैसे भी आए, उससे हमको नहीं लेना देना, ठीक है। बजट रिसिप्ट दो टाइप का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है जान चुके हैं अभी कि वो रिसिप्ट होते हैं जिससे गवर्नमेंट की न लायबिलिटी बढ़ती है। अब यहाँ पे बात क्यों आया? जैसे मान के चलो तुमको मार्केट में तुमको पैसे की जरूरत थी, ठीक है। तुम पैसा कहाँ कहाँ से ला सकते हो? तुम हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई घड़ी हो, तुम्हारे पास गाड़ी हो, तुम उसको बेच के तुम पैसा ले सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? बैंक से उधार ले सकते हो सकता है तुम अपने पापा मम्मी भाई से पैसा ले लो, ठीक है। अगर तुम अपने पापा मम्मी भाई बहन से पैसा लेते हो, ठीक है, तो वो तो बैंक की तरफ तुमसे तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे ना, ठीक है। बोलेगा अपना ही आदमी अपने घर का पैसा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इससे तुम्हारी लायबिलिटी नहीं बढ़ गई या तुम्हारे एसेट्स नहीं बिक गए। तो ये जो घर वालों से पैसा लिया, ये होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट होता है कि हमको वो पैसा जो हमको मिले, इससे मेरे एसेट और लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल, टैक्स रिसिप्ट, टैक्स का रिसिप्ट होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स मिला, उससे उसके एसेट्स नहीं बढ़ गए या ना उसके घट गए, ना लायबिलिटी बढ़ी ना लायबिलिटी घटी, ठीक है। तो ये टैक्स रिसिप्ट कौन सा रिसिप्ट होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। इसी तरीके से टैक्स रिसिप्ट से आपका कोई लायबिलिटी भी नहीं घटता है कि आपने कहीं से उधार लिया हो, टैक्स रिसिप्ट आ गया तो उधार घट गया हो, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए टैक्स रिसिप्ट कौन सा रिसिप्ट है? तुम्हारा रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में दो तरीके के रिसिप्ट होते हैं, एक होता है टैक्स रिसिप्ट, एक होता है नॉन टैक्स। जैसे अभी कोरोना में लोग बिना मास्क पहने घूम रहे थे, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? उनसे फाइन पेनाल्टी ले रही थी बिना मास्क पहनने का, ठीक है। तो ये जो फाइन का पैसा है, ठीक है, ये जो फाइन का पैसा है, इस फाइन के पैसे से गवर्नमेंट का एसेट लायबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे तुम अगर मार्केट पे गए, रोड में गए, तुमको तुमको कोई पैसा गिरा हुआ मिला, तुम उठा लिए, इससे तुम्हारी एसेट लायबिलिटी नहीं बढ़ गई तुम्हारी, ठीक है। तो वो सब पैसा कहलाते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। अब होता है टैक्स, क्या होता है भाई? तो क्वेश्चन आता है टैक्स। देखो देखिए, टैक्स एक प्रकार का कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब क्या होता है? कंपलसरी का मतलब होता है रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल, ऑब्लिगेटरी, मतलब जिसकी आपकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, आपको पे करना है, सो करना है, ठीक है। सर और ये, हाँ बोलो। सर पैसा मिलेगा तो सर कैश तो बढ़ जाएगा ना, कैश तो एसेट है। ये अकाउंट चल रहा है, यहाँ पे तुम उसका रूल लगा दोगे रियल अकाउंट का। एसेट्स मतलब होते हैं तुम्हारी संपत्तियों में वृद्धि होना। संपत्ति मतलब यहाँ मान चलो फिक्स्ड एसेट्स की बात किया जा रहा है, एक करंट एसेट, फिर गुडविल एसेट, फिर इतना नहीं जाओ, इकोनॉमिक्स में वो सब चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, कंपलसरी पेमेंट का मतलब क्या हुआ? कंपलसरी पेमेंट का मतलब ये हुआ कि जो आपको हर हाल में पे करना है। जैसे आप सामान खरीदते हो, ठीक है, बिस्कुट खरीदे, उसके अंदर टैक्स जुड़ा हुआ है, टैक्स का पैसा आपको पे करना है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो, अब इसको ऐसे समझो कि
आपके यहाँ पे कोई रह रहा है रूम लेके, मान चलिए कि हम आते हैं मुजफ्फरपुर, हम अनुभव क्या जाते हैं, एक रूम ले लेते हैं, घर में चुपचाप से घुस जाएंगे, रहना शुरू कर देंगे। अनुभव के यहाँ पर पानी यूज करेंगे, उसके यहाँ पर घर यूज करेंगे, बिजली यूज करेंगे। अनुभव हमसे रेंट लेगा, क्यों लेगा? कि भैया आप मेरे देश में रह रहे हो, मेरे घर में रह रहे हो, आप मेरे संसाधन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, हम आपको पुलिस दे रहे हैं, हम आपको आर्मी की सुविधा दे रहे हैं, हम आपको बिजली दे रहे हैं, तो भैया आप बदले में कुछ तो रेंट दोगे कि नहीं दोगे, पेमेंट। इसीलिए टैक्स को क्या बोला था, कंपलसरी। ठीक है, आप देश में फ्री मनी रह रहे हो आप, ठीक है। और ये कौन पेमेंट करता है? ये गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर हो, ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर हो, ठीक है। कई बार जो गवर्नमेंट खुद ही अगर किसी से सामान खरीदेगी तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो इन सेक्टर जनरली गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। अब कोई पूछेगा कि आरबीआई के पास जाता है, भाई आरबीआई का काम नहीं है, ठीक है। खाता भले आरबीआई के अकाउंट में गवर्नमेंट का होता है, लेकिन गवर्नमेंट के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो पैसा है, ठीक है। चलिए, टैक्स का अलग अलग टाइप था, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। फिर था वैल्यू एडेड टैक्स, तीसरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो प्रोग्रेसिव, अगर याद नहीं हो पाता है ना, बोलने की बीमारी है ना, लिख लो। प्रोग्रेस मतलब होता है बढ़ना, आगे बढ़ना। तो जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स क्या हो गया? प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स हो गया जो जैसे जैसे टैक्स बढ़े, जैसे जैसे इनकम बढ़े तुम्हारा, तुम 5 लाख कमा रहे थे, 10 लाख कमा रहे थे, 20 लाख कमाने लग गए, 25 लाख, तो वो टैक्स भी क्या होगा तुम्हारा? ज्यादा लगेगा। जैसे इनकम टैक्स में जो लोग 5 लाख या उससे कम कमाते हैं उनको टैक्स 0 लगता है, 0 रुपया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ेगा, टैक्स की मात्रा भी क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। पूछेगा कौन सा टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, तो क्या बोलोगे? इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव टैक्स, लिख लो इसको। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स होता है? प्रोग्रेसिव। जीएसटी कौन सा टैक्स होता है? रिग्रेसिव, ठीक है। देखिए, अ टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन इनकम। जब आपका इनकम बढ़ेगा तो उससे वो टैक्स की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो टैक्स क्या कहलाएगा? प्रोग्रेसिव। पूछेगा रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, तो देखिए रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें जब, अच्छा रिग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल ध्यान में है? रितेश तुम बताओ, समझाया था मैंने, जिसमें गरीब के ऊपर में बर्डन ज्यादा पड़ता है रिच के कंपेयर में। रितेश, वो एग्जांपल मुझे यस समझाओ, सर। फिर से समझाइए वो एग्जांपल जो मैंने दिया था। इसमें सर गरीब को सर टैक्स ज्यादा दे देना पड़ता है सर। हाँ, जैसे जैसे समझाओ कैसे वो। एक मान चलो कि एक गरीब है, वो लेट से 10 रुपए आज कमाया, वो मार्केट जाता है कुछ सामान लेने के लिए। अब इसका आगे कंटिन्यू करो तुम, अब समझाओ। सर तो 10 रुपया जाता है कमाने सर, तो मान लीजिए उसका सर 2% का टैक्स है, तो 2 रुपया वो सर उसका चला जाएगा। और कोई 100 चलो ठीक रुपया है, कमाता है तो सर उसका, हाँ तो 0.02% जाएगा। हाँ तो उसका सर अनुभव वो यहाँ कम पे, कटेगा। हाँ तो उसके मुकाबले कम दिया। अनुभव ये बात समझे? यस सर। अनुभव ये बात समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ गए। तो क्योंकि देखो जैसे हम लोग ज्यादा कमा रहे हैं ना, तो उसके मुकाबले तो हम लोग को कम टैक्स देना पड़ा ना, गरीबों पर बर्डन ज्यादा पड़ गया। तो ये टैक्स क्या कहलाएगा? रिग्रेसिव। तो रिग्रेसिव टैक्स वो होता है जिसमें गरीब के ऊपर में बर्डन ज्यादा आता है टैक्स का एज कंपेयर टू रिच। हालांकि होना क्या क्या चाहिए? ज्यादा टैक्स किसको देना चाहिए अनुभव? अमीर को देना चाहिए कि गरीब को ज्यादा टैक्स देना चाहिए? सर अमीर को। अमीर को देना चाहिए, लेकिन रिग्रेसिव से तो बर्डन बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या उपाय करती है? गवर्नमेंट गरीबों को क्या ऐसा सब्सिडी। देती है जो अमीर को नहीं देती? सब्सिडी, बिल्कुल सही। इसीलिए सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, इसीलिए इनका इनकम टैक्स का पैसा कम कर देंगे, इसीलिए इनको सब्सिडाइज जो सामान मिल जाता है। राशन कार्ड लेके जाएंगे, दुकान से ले लेंगे, वो जो होती है सरकारी राशन की दुकान गांव में, मुखिया उखिया जो बांटते हैं, ठीक है। गुड। सर रिच लोग 70, रिच लोग वही चावल 70 रुपए खाता है और गरीब लोग वही 5 रुपए 10 रुपए जो ये सब मिलता है वही सब गवर्नमेंट दे रहा है। यस, चलिए तीसरा है तुम्हारा, दूसरा है वैल्यू एडेड और वैट, ठीक है। तो देखो वैट क्या है, देखो ज्यादा ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस डेफिनेशन है। टैक्स दो ही होती है सामान्यतः, टैक्स दो ही होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है डायरेक्ट, देख लो ना, एक ही चीज, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव एक ही चीज है, बस पर्यायवाची कर दिया है। वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स होता है कि जो प्रोडक्शन करने वाले लोगों को देना पड़ता है, ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम पे। अब प्रोडक्शन के गुड्स के होते हैं, सर्विसेज होते हैं, ठीक है। देखिए वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज इंपोज ऑन वैल्यू एडेड। नाम क्या है? जो आपने वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? वैल्यू एडिशन का मतलब है कि आप जब सामान प्रोड्यूस करते हो, आप कुछ लोगों को देते हो, कोई वैल्यू देते हो, ठीक है, उसके ऊपर में आपको टैक्स लगता है। जैसे
इकोनॉमी में कोई जितने भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। अच्छा, आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स आप में से किस किस लोग बिहार बोर्ड में पढ़ा नहीं होगा, अनुभव कर रहा हूँ, अनुभव तुम लोगों ने माइक्रो पढ़ा था 11th में? सिद्धांत आपने पढ़ा है? 11th नहीं पढ़ा था। सिद्धांत आपने पढ़ा है माइक्रो? यस सर पढ़े थे सर। प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था उसमें? यस सर पढ़े थे। याद है प्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज प्रोडक्शन? माइक ही नहीं आप सर बोलो। द प्रोसेस इन विच समथिंग न्यू कम्स एज हाँ, आउटपुट। ये ओके डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन है। प्रोडक्शन होता है जब आप कोई ऐसा सामान लेते हो जिसके अंदर कोई यूटिलिटी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान के चलो कि मैंने क्या किया, मैंने जैसे सिद्धांत जो तुम डिफिनेशन दे रहे हो उस डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं कि हम इनपुट को लेके कुछ बना देते हैं, ठीक है। मान चलो कि मैं रोड से जा रहा था, मुझे एक लकड़ी का बहुत बड़ा उसका वो दिखा, बिल्ली गिरा हुआ, ठीक है, उसका ट्रंक दिखा। मैं ट्रंक लिया, उसको 2 भाग में काट के रख दिया, ठीक है, 2 भाग में काट दिया, उससे कोई उपयोगिता उसमें नहीं आई, वो भाई उससे कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही है, इसको प्रोडक्शन बोलेंगे? नहीं, प्रोडक्शन वो नहीं। प्रोडक्शन होता है जब आप कुछ ऐसा सामान लेते हो जिसके अंदर कोई भी उपयोगिता नहीं है, ठीक है। जैसे वैसी लकड़ी के एग्जाम्पल, लकड़ी पड़ा हुआ था, वो ऐसे ही बस गिरा हुआ, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी वो लोग सर लकड़ी सर पर रॉ बैठ तो सकते मटेरियल। हैं, ठीक है, तो नहीं। तो जब आप उसमें कुछ उपयोगिता ऐड करते हो, ठीक है, जैसे उसको लकड़ी को मैंने लिया, कोई फर्नीचर वाला लिया, उस लकड़ी से क्या किया, चेयर बना दिया, सोफा बना दिया, या उस लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े काट के स्मॉल पीसेज में कर दिया कि अब इसको हम आग जलाने में यूज करेंगे। अब ये प्रोडक्शन कहलाएगा। प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आप वैल्यू ऐड करते हो किसी सामान में जिसमें वैल्यू नहीं होता है। जैसे आप लोग देखो, आप लोग क्या हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लोग को कोई आइडिया नहीं था पढ़ाई का, सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है, आप लोग मेरे पास पढ़ने के लिए आए हो। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आप लोग के अंदर में जो वैल्यू नहीं था पहले, मतलब दिमाग में चीजें नहीं समझ आ रही थी, मैं समझा समझा के, हम टीचर जो क्या होता है बच्चों को समझा समझा के मैंने क्या किया, तुम्हारे अंदर एक, मैं तुम्हारे अंदर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तुम एक एसेट बन रहे हो, आगे जाने के बाद तुम कुछ ना कुछ करोगे, लाइफ में अचीव करोगे, यह कहलाएगा प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन कराएगा, या इसको तुम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कहेंगे। मैं सर्विसेज दे रहा हूं और तुम्हें कुछ लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्शन, तो वैल्यू ऐड करना। इसीलिए वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगता है तुम्हारा, ठीक है, चाहे आप गुड्स दे रहे हो चाहे आप सर्विसेज दे रहे हो। और दूसरा होता है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स में मैंने बताया था कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो वस्तुओं की साइज, उनके वजन, ठीक है, उनकी वेट के हिसाब से लगते हैं। जैसे सोना, सोना तुम जितना ज्यादा वजनी खरीदोगे टैक्स उस पर ज्यादा लगेगा। सिगरेट, अगर आप लोग में से कभी किसी ने पिया हो, सिगरेट क्या होता है, सिगरेट में जितना छोटा सिगरेट लोगे उस पर टैक्स कम लगेगा। सिगरेट पर ना पता उसकी लंबाई के हिसाब से टैक्स लगता है। कभी हॉलीवुड मूवी वगैरह में देखते हो, मोटा मोटा सिगार सब पीता है, उस सब पे 10-10 20-20 हजार टैक्स लगता है। अब वो छोटा सा एकदम या बीड़ी का रहेगा तो खैर टैक्स ही नहीं लगेगा उसके ऊपर में। सिगरेट छोटा रहेगा, गोल्ड फ्लेक रहेगा, कुछ रहेगा तो उस पर टैक्स अलग लगेगा। तो सिगरेट पे लंबाई के हिसाब से टैक्स लगता है, किसी चीज में वजन के हिसाब से टैक्स लगता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी टैक्स जो किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे लगाया जाए, वो उसके हाइट साइज वेट के हिसाब से लगाया जाए, वो कहलाएगा स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है। तीसरा है डायरेक्ट सर और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स, हाँ बोलो। सर फिर ज्यादा हर चीज पे तो सर उसके वेट या यूनिट पे ही लगता है टैक्स। जितना मतलब सर जितना ज्यादा तो वो मतलब टैक्स जैसे क्वांटिटी जैसे उसका जैसे उसी जैसे पे। वजन बढ़ाओगे तो टैक्स ज्यादा नहीं होता है वो। जैसे वेट के हिसाब तो से सर अगर हम बात करें, अगर तुम जैसे सामान लेने जाते हो, ठीक है, जैसे तुम अगर फोन मंगाए या कुछ मंगाए तो फोन का साइज वेट के हिसाब से तो टैक्स नहीं लगता है ना। चाहे फोन तुम 6 इंच का लो चाहे 5 इंच का लो, उसकी जो कीमत रहेगी मार्केट में हम उसी के हिसाब से ऐड कर देंगे। टैक्स का रेट क्या है, फिक्स है। लेकिन जैसे जैसे सामान का वजन बढ़ेगा, टैक्स, जैसे सिगरेट है, अगर छोटा सिगरेट ले रहे हो तो 5% टैक्स लगेगा, बड़ा सिगरेट ले रहे हो 20%, और बड़ा ले रहे हो 50%। अब समझे बात, टैक्स का रेट ही बदल जाता है तुम्हारा। बाकी चीजों पे एक फिक्स रेट लगता है ना टैक्स का, यस। ठीक है। टीवी ले रहे हो, ठीक है, तो टीवी इलेक्ट्रॉनिक सामान में रेट फिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान लोगे उस पर 20% का टैक्स लगेगा तुम्हारा, चाहे कोई भी सामान हो वो। लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जैसे सिगरेट हो गया, जैसे दारू शराब हो गया, तो उसमें टैक्स की रेट ही चेंज होते रहेगा, सामान एक ही है, ठीक है। लेकिन उसका हाइट वेट शेप साइज में ऐसा चेंज आया कि
पूरे का पूरा टैक्स रेट ही बदल गया उसको लेके, तो वो होता है स्पेसिफिक टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया जिसमें टैक्स का बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जिस पर्सन के ऊपर में टैक्स लग गया उसी पर्सन की जिम्मेदारी है टैक्स पे करना, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें टैक्स का बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जिस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? जीएसटी। जैसे आप सामान लेने जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे गए, सामान लिए, फोन लिए तुम, ठीक है, तो फोन तुम अगर ले रहे हो उस पर्सन से, तो वो पैसा तुमसे लिया, टैक्स पे तो उसको करना चाहिए था ना, लेकिन वो क्या करता है? टैक्स का पैसा तुमसे ले लेता है। तो ये है तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस है। आज आप लोग बजटिंग चैप्टर को इज्जत के साथ रिवाइज करोगे, ठीक है। एक एक बातों को प्रैक्टिकल समझो। मैं भी पढ़ा हुआ हूँ आप लोग के स्टूडेंट की तरह। जब तक मैं चीजों को रटता था ना, परफॉर्मेंस बहुत एग्जाम का खराब है, तुम इससे कुछ भी नहीं स्कोर कर सकते हो लाइफ में आगे जाके। चीजों को समझो, अपने आसपास में जो बातें हो रही है ना उनसे रिलेट करो, बार बार क्वेश्चंस पूछो, और तुम देखोगे ना इसी हंसी मजाक से तुम 90-95 प्लस स्कोर कर लोगे। नहीं तो सीबीएसई भाई पैटर्न को ऐसा किया है ना, ऑब्जेक्टिव लग रहा है उसको आसान मत समझना, ऑब्जेक्टिव में केस स्टडी भी घुसेड़ दिया है, ठीक है, कि ये केस एग्जांपल ऐसे समझा रहा है ऐसे करके, तो बताओ ये कौन सा इसमें से सही होगा। मजाक में मत लेना उसको। बाकी हम तो टेस्ट लेंगे, और जिसका खराब होगा रिजल्ट, भाई आप लोग तैयार रहो अब, ठीक है। आप लोग हम छोड़ेंगे नहीं अब, अगर खराब परसेंटेज आया। इस वीक टेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। मैं टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, और सैटरडे को मैं टेस्ट ले लूंगा, या तो इकोनॉमिक्स का तो लूंगा ही लूंगा, बीएसटी का प्लान करता हूँ ले ही लूँ। समझ में आया बात? जाओगे, जितने चैप्टर्स हो चुके हुए हैं अभी तक सारा चैप्टर रिवाइज करोगे, ठीक है। कोई डाउट होगा पूछना, सर डिस्कस जो करेंगे। चैप्टर फर्स्ट टाइम में आ रहा है उसी का टेस्ट लीजिएगा ना? नहीं, हम जितना हम पढ़ाए, हमको टर्म हमसे मतलब नहीं है, हम जितना पढ़ाए हम सबका टेस्ट लेंगे। चलिए तैयारी कीजिए जाके, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी और दूसरी बात है भाई, आप लोग फीस जमा कीजिए, ठीक है। मैं जब बोल देता हूँ कि भाई फीस जमा करो, वेट मत करो कि एक नाम लिया जाए, हाँ सर मेरा नाम ही पढ़ लीजिए ना सर तब फीस देंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं इज्जत के साथ बिना बोले चुपचाप से फीस दे दो। बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसे ही है कि अब नाम ही लेके बोलना पड़ेगा, फिर दिक्कत रहेगा, ठीक है। 23-24 तारीख आ गया हुआ है, हम लोग का ये प्रॉब्लम समझो और फीस जमा कर दीजिए, ठीक है। अगले 2-3 दिन में, जो आज कर सकते हैं कल में वो आज जमा कर दो, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है 3-4-5 दिन में वो जमा कर दीजिए। चलो ठीक है, तब अगले क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।